आभार बड़े भाई का जो आज हमारे बीच में है। हम अक्सर इनको टीवी पे देखा करते ये थे। सरासर आपकी चेतावनी है मुख्यमंत्री। युवा जो है आपके खिलाफ अपनी लड़ाई जीत के ही जाएंगे। अन्यथा कहा जाता है कि 27% लोगे, 2 डंडा मार के कहा जाता है कि लोग आए हैं तो बगैर यहाँ से अपना अधिकार लिए वापस जाएंगे नहीं, चाहे कितने भी साल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बगैर अधिकार लिए। शिक्षक भर्ती के धरने को लगातार 70 दिन हो गया है और अभी भी अभ्यर्थी यहीं जमे हुए हैं, कुछ लेटे हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं और कुछ अपनी दुर्दशा को रो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब घोटाला सिद्ध हो चुका है उसके बावजूद अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं है। आखिर में इनकी मांग क्या है, इन्हीं से जानते हैं। क्या मांगे आपकी? हमारी सिर्फ एक मांग है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है और इसको कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया है, इसको किसी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं बनाया है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, जिसकी उपलब्धि का बखान वो दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। अभी आप देखेंगे कि भाजपा के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों पे खड़े होकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की उपलब्धियां गिनाते हैं और ये बताते हैं कि पिछड़ों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है, उसको संवैधानिक शक्तियां दी हैं। आज उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को आए हुए 4 महीने होने को हैं, लेकिन इन 4 महीनों में तमाम लाठी चार्ज किया गया, मुकदमे लिखे गए, जेल में भेजने की धमकी दी गई, जात सूचक गालियां दे दी गई। लेकिन पिछड़ों की हिमायती करने वाले, पिछड़ों के हितैषी बनने वाले सरकार में बैठे लोग आज पिछड़ों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में खुलेआम पिछड़ों दलितों के जो हक अधिकार है उनका गला घोटा गया है और पिछड़ों को जो संविधान प्रदत्त 27% आरक्षण है, आरक्षण उसकी जगह पे मात्र 3.86% और दलित भाइयों को जो 21% आरक्षण मिलना चाहिए उसकी जगह मात्र 16.6% आरक्षण देकर समाज के लोगों का गला काटने का काम किया गया है, जिसकी मांग क्या लगता है जिस ओबीसी और एससी को लेकर इतनी राजनीति हो रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस पे टिकी हुई है, ऐसे में इस तरीके का व्यवहार जो है सरकार का, ये कहाँ तक सही है? देखिए 70 दिन में हम लोगों ने ये समझा है कि शायद जब हमको वोट देने की बारी आती है तब ये बताया जाता है कि आप हिंदू हैं, आप वोट दीजिए। लेकिन जब नौकरी मांगने आते हैं तो ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाता है कि नाम पूछ कर कहा जाता है कि 27% लोगे, 2 डंडा मार के कहा जाता है कि लो 54% ले लो, दलित हो साले तुम दलित ही रहोगे, पिछड़े हो पिछड़े ही रहोगे। इस ढंग की वाहियात बातें की जाती हैं, तब हमें अपनी वास्तविक स्थिति का अंदाज़ा होता है कि इन सरकारों में हमारी हैसियत क्या है। आज योगी जी को ये बात स्पष्ट करनी होगी कि अगर उनको दलितों पिछड़ों का वोट चाहिए, 2022 से बहुत दूर नहीं है, सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर योगी जी को दलितों और पिछड़ों का वोट चाहिए तो उन्हें बताना होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले का कब निराकरण किया जाएगा और कब इनको नियुक्तियां दी जाएंगी। अगर नियुक्तियां नहीं दी जाती हैं तो योगी जी को स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या ये पिछड़े दलित उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएँ, क्या उत्तर प्रदेश छोड़ के जाने वाले हैं दलित? नहीं मैम, कहाँ जाएंगे छोड़ के, उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे, हम यहाँ के निवासी हैं तो और कहाँ जाएंगे यहाँ छोड़। तो अब आगामी जो चुनाव हैं उसमें क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार? बेशक भुगतना पड़ेगा। अगर हमारे साथ जो गलत करेगा तो हम उसको कैसे सपोर्ट करेंगे, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। जी आप बताइए, आप कब तक यहाँ टिकने वाले हैं? जब तक ये एससी ओबीसी का आरक्षण पूरा नहीं करेंगे तब तक हटने वाले नहीं है। और हम लोगों को बहुत अच्छा तरह से बल मिल गया है, हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी आ गए हैं जो हमारी शक्तियों को 10 गुना 20 गुना कर दिए हैं। हम लोग अपनी लड़ाई जीत के ही जाएंगे, अन्यथा जाएंगे नहीं। तो उनके आने से आपको समर्थन मिल गया है, मतलब अब तो आप टिके रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल टिके रहेंगे मैडम जी। और ये बहुत गलत हुआ है, हमारी उम्मीद थी कि मेरे भाई का अगर आरक्षण लागू होता तो उसका चयन हो जाता, मेरे भाई का नहीं चयन हो पाया। इन्होंने ओबीसी का लगभग 16% काट दिया और एससी का लगभग 3.5% आरक्षण काट। कहाँ से आए आप, कहाँ से? मैं मऊ जिले से आया हूँ। मऊ जिले से आए हैं, तो बैग वैग लेकर आए हैं। घर पे कौन कौन है? घर पे भाई हैं, बहन है, पापा हैं, मम्मी हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं। बीवी बच्चे सब हैं, तो उनको छोड़कर आ गए? जी बिल्कुल आएंगे, क्योंकि हमारा संवैधानिक आरक्षण को ये गला घोटे हैं। और ये जब चुनाव आता तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, जब नौकरी देना होता तो नौकरी देना नहीं चाहते। चूँकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ जाएं, चूँकि आप नौकरी तो देना नहीं चाहते। अभी टेट लगा है, सुपर टेट में कट ऑफ लगा दिया, कट ऑफ क्रॉस करने के बाद फिर आरक्षण घोटाला कर दिया, तो जिसको होने वाला था उसका नहीं हुआ। तो ये गलत है, सरासर गलत है। इस पर सरकार को चाहिए कि ठंडे दिमाग से इन भाई बहनों का कल्याण करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कहाँ गलती हुई है। गलती मानने को तैयार नहीं है, गलती हुई है तो मान लीजिए ना, आपके लिए फ़ायदा करेगा। नहीं तो 2022 के चुनाव में हर
युवा जो है आपके खिलाफ जा रहा है। आप सर्वे करवा लीजिए, आप सर्वे करवा भी चुके हैं, लेकिन आपकी कौन सी हठधर्मिता है कि आप लोग जो है इस अभ्यर्थियों को, मेरे भाई बहनों को, मुक्ता कुशवाहा का, इन्होंने आंदोलन करते हुए मुक्ता कुशवाहा का हाथ तोड़ दिया। भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, जाति सूचक शब्दों का यूज करते हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप मिल से आज प्रदेश के युवा यहाँ मौजूद हैं, इको गार्डन में मौजूद है। क्या लगता है प्रदेश हमारा कहाँ जा रहा है? एक अर्थ में जा रहा है मैडम जी, चूँकि पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं ना, क्योंकि एक की उम्र 25, 30, 35 उम्र है, जिनका एक लास्ट उम्र, हमारे डिसूजा भाई उनकी लास्ट उम्र है ये भर्ती की। अगर आरक्षण सही से लागू होता तो उस भाई का भी चयन होता, मेरे भाई का भी चयन हो जाता। बिल्कुल चयन होता। आप बताइए। हाँ जी मैम। कहाँ से आए आप? जी मैम, मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आए। आपके परिवार में कौन कौन है? जी मेरे फैमिली में सभी हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई बहन हैं, सभी हैं। तो सबको छोड़कर आप आए, आपको लगता है आपकी जो मांगे हैं उस पर काम होगा? जी बिल्कुल, हमारी मांग पूरी तरह से जायज़ है और संवैधानिक है और संवैधानिक अधिकार है हमारा। और जो भी है हमारी हकमारी की गई है, इसको हम वापस लेके रहेंगे, हर स्तर से लेके रहेंगे। किसी भी सेक्टर की बात की जाए तो हर जगह तो आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है। तो ऐसे में कितना डेवलप, कितना विकसित हो रहा है उत्तर प्रदेश? जी मैम, डेवलप तो कुछ नहीं हो रहा है। सरकार की नीतियाँ सिर्फ पेपर में हैं और दिखावे में है, एडवर्टाइजमेंट में है। जो भी टैक्स पेयर्स का पैसा लग रहा है या जो इकट्ठा हो रहा है वो नियोजन में तो कहीं नहीं लगा रहे हैं ये लोग, ना कहीं प्लानिंग में कर रहे हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और ऐसे ऐसे स्टेट में कर रहे हैं जहाँ इनका कोई औचित्य नहीं है। आपने ये जो बैनर पकड़ा हुआ है, शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि माने जो शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री की है जी, शिक्षा मंत्री को पूरी तरह मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि जब बात आती है 27%, 21% की हम लोग मांग कर रहे हैं, तो वो क्या करके वहाँ कहते हैं कि मैंने 46% दिया है। मैम 46% कोई मतलब नहीं हुआ। जो 50% ओपन सीटें हैं उस पर कोई भी बिलोंग कर, कोई भी फाइट कर सकता है, उसको वो सीट दी जाएगी। और जो जनरल का कट ऑफ 67-11 गया है, उसके नीचे हमें 27% और SC को 21% चाहिए। तो ये वहाँ ये नहीं बता रहे हैं कि हमने 67-11 के नीचे 27%, 21% दिया है। वो ये बता रहे हैं कि हमने 46% OBC का चयन किया है। अरे OBC का चयन तो 77% हो सकता है। अगर हमें योग्यता है तो हम 77% ले सकते हैं। हमें 46% करके मुख्यमंत्री जी को गुमराह क्यों कर रहे हो? आप सिर्फ ये बताइए कि आपने जो जनरल का कट ऑफ 67-11 गया है, उसके नीचे 27% OBC को, हम उनसे 27% और 21% की मांग कर रहे हैं और ना कि 41% और 46% पूछ रहे हैं। हमारी तो फाइट 77% पर हो सकती है, क्योंकि 50%। कहाँ से आए आप? कहाँ से? मैम हम कन्नौज जिले से आए हैं। तो मतलब यूपी के 75 जिलों से यहाँ पे लोग हैं? 75 जिले से हर एक विद्यार्थी अभ्यर्थी आया है। और अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं की गई तो यहाँ लाखों में संख्या होगी। लाखों में संख्या होगी यहाँ पे। मैम 1,46,000 भर्ती हुआ था, 67,000 भर्ती किए हैं, बाकी बचा अभी आप जोड़ लीजिए 80,000 है। 80,000 के परिवार में 5 लोग होते तो 8 पंजे 40 लाख हो गया। अब ये 4 लाख हो गया। अब 4 लाख का मतलब ये है कि हमारी अगर पूरी उम्र बेकार जाएगी तो हम 4 लाख तो धरने पे बैठेंगे ही। ये सरासर आपकी चेतावनी है मुख्यमंत्री जी को? चेतावनी क्या, प्यार से मान जाए, नहीं तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम प्यार से मना रहे हैं आप सरकार को? जी बिल्कुल, हर तरीके से प्रयास किया गया है सरकार को मनाने का, अपनी बात रखने का। हर मंत्री अधिकारी के पास अपना ज्ञापन दिया गया है, लेकिन एक शिक्षा मंत्री जी हैं जो अपने बेतुके बयान से बाज नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आज यहाँ पे भीम आर्मी के वो भी लीडर भी आए हुए हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि आपकी मांगों को सरकार सुनेगी, आपके मांगों पे कार्यवाही की जाएगी? जी बिल्कुल, एक आशा की किरण नज़र आ रही है उनके आने से। अभी तक जिस तरीके से हम 69 दिन से धरना दे रहे थे, कोई भी मंत्री या कोई विपक्ष पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ नहीं आया जो खुल के बोल सके कि हाँ आरक्षण का घोटाला किया है सरकार ने। हमारे चंद्रशेखर भाई आए हैं जो इन सब मुश्किलों से गुजरते हुए यहाँ इस मंच पर और इस पद पर खड़े हुए हैं। उनके आने से वाकई हम सभी विद्यार्थियों के साथ एक जोश, इंसाफ आ गया है। अब आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? तो आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से युवाओं में जोश है, अभ्यर्थियों में जोश है। और आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे मैं कि यहाँ पे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण भी आए हैं, जिन्होंने बोला है कि जब तक अब इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो यहीं पे अभ्यर्थियों के साथ रहेंगे और इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। इस खबर में फिलहाल के इतना ही। देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल एक बार स्नेहा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।